हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चे हो, कैसे हो आप लोग? जो टेंथ के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दे चुके हैं और टेंशन ख़त्म हो चुका है उनका। लेकिन जो कैरियर है, कैरियर की शुरुआत, कैरियर का जो डिसीजन है कि किस लाइन में जाना है, आपको कौन सी स्ट्रीम चुनना है, वो 11th से ही होती है। तो ये जो टेंथ से बच्चे 11th में आ रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ा क्रूशियल समय है डिसीजन के लिए। और जो बच्चे 11th में आते हैं हिंदी मीडियम के, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे सफल नहीं होते। हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत सफल होते हैं, शुद्ध हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले भी बहुत सफल होते हैं। लेकिन उनको थोड़े से जो और कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है या जो कोचिंग में जाते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। दिक्कत इस सेंस में होती है कि जो टर्मिनोलॉजी है साइंस की, जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो उन्होंने अपने जो स्कूल है, उनके स्कूल में जो टीचर्स ने, मास्टर साहब ने जो पढ़ाया है, वो उन्होंने शुद्ध, जैसे विद्युत धारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और वामावर्त धारा, दक्षिणावर्त धारा, इस तरह से पूरा जो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, इस तरह से पूरी तरह से शुद्ध हिंदी में पढ़ा हुआ है। और जब वो 11th में कंपटीशन की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनको टीचर्स जो पढ़ाते हैं तो वो जो टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादातर इंग्लिश में है, इंग्लिश में यूज करते हैं। और हालांकि जो पेपर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो दोनों ही भाषाओं में आता है। आपको जो भाषा दूसरी इंग्लिश के अलावा जो चूज करनी होती है वो पहले से आपको मेंशन करना होती है। तो अगर आपने पहले दूसरी भाषा हिंदी मेंशन की है तो हिंदी में भी आपको पेपर मिलेगा और उसमें भी उसी तरह से मिलेगा। लेकिन जो हमारी रवैया है वो यही है कि जहाँ भी आप कोचिंग करने जाएंगे वहाँ पे आपको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी यूज करी जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी थोड़ा थोड़ा बोलता चलूँ। और फिर भी अगर आपको कहीं कुछ लगता है तो बीच में आप लोग कमेंट बॉक्स में टोक सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो कोर्स 9th में है वही डिटेल्स में 11th में आया है। साइंस की बात करें, साइंस माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। और जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है वही डिटेल में आपको 12th में पढ़ना है। तो होता क्या है कि जो बच्चे 9th में पढ़ के निपटे हैं वो थोड़ा सा 1 साल का गैप हो जाता है। क्योंकि हम लोगों के समय में क्या था, जो 10th का एग्जाम होता था बोर्ड का, उसमें 9th और 10th का दोनों का ही आता था। लेकिन अब जो है बहुत सिंपल कर दिया गया है, कोर्स को भी बहुत कम कर दिया गया। हम लोगों ने जो 9th 10th में पढ़ा है वो अब 11th 12th में है आज के सिलेबस में। तो सिलेबस भी बहुत कम हो गया है और जो एग्जाम का तरीका है वो भी चेंज हो गया है। जैसे 11th 12th का दोनों का सिलेबस 12th बोर्ड में आता था, इसी तरह से 9 10th का दोनों का ही सिलेबस 10th के बोर्ड में आता था। लेकिन अब क्या है, 10th का 10th में आता है, 9th का 9th में आता है। तो 9th का जो पढ़ा हुआ वो बच्चे ज़्यादातर थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा उसकी छवि धूमिल हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप 11th में आते हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ है कि जब बच्चा 10th से आया तो 10th का जो कोर्स है वो डिटेल में 11th में होना चाहिए, 11th में इस सेंस में होना चाहिए कि जो 10th में पढ़ के आया है वो अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी एग्जाम के लिए उसने तैयारी की है। तो वो जब 12th में आए तो वही उसको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए तो वो पहले का उसे ताज़ा ताज़ा याद रहेगा। तो हमने यही सोचते हुए ये टॉपिक लिया है अभी का कि जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं तो थोड़ा सा आगे सब जाके सबको कंपटीशन की तैयारी करनी है, नीट देना है, सबको आईआईटी जेईई में जाना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। तो कुल मिला के आपको 11th 12th का दोनों का ही आना है और दोनों का ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। तो इसलिए जो है हमने 12th का टॉपिक लिया है ये। और क्योंकि आप लोग अभी पिछली दिनों में जब आपने साइंस का पेपर दिया है तो मैग्नेटिज्म,
इलेक्ट्रिसिटी और लाइट पढ़ा हुआ था आपने, तो इसमें हम इसलिए मैग्नेटिज्म से ये चैप्टर उठाया है आज हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये मैग्नेटिज्म का आगे वाला चैप्टर है, सेकंड वाला कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या है कि जो पहला वाला चैप्टर है उसका थोड़ा सा बताना पड़ेगा हमें कि उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण शब्द जैसा है कि विद्युत से किस तरह से चुंबकत्व उत्पन्न होता है, इसका मतलब यही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म का किस तरह से इंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो या अगर हम अदर लैंग्वेज में कहें कि मैग्नेटिज्म में चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से उत्पन्न होती है, तो वो भी सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे हम जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर हम चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे, तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी उसमें, जिसको हम प्रेरक विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट या प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो ये कब होता है? ये जब होता है जबकि जो चुंबकत्व है या जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब तक परिवर्तन होता रहता है तब तक उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहता है, और जब वो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना बंद हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना या विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना बंद हो जाती है। तो यही जो है हमारा चैप्टर है आज का, जिसको कि हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। इस सेंस में इसको हम लेके चलेंगे कि आपकी 12th के संग संग नीट, जेई वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी स्पेशली आपकी नीट की तैयारी होती चले, क्योंकि कई बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा अपनी कैरियर की लाइन कि हमें नीट फाइट करना है, आगे जाके हमें डॉक्टर बनना है। तो चलिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। देखिए ये 3 प्रैक्टिकल हमने शो किए हैं व्हाइट बोर्ड पर। इन 3 प्रैक्टिकल में क्या शो हो रहा है कि ये एक बैटरी जुड़ी हुई है, और बैटरी से ये एक कॉइल है, और इस कॉइल में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। और अगर हम इस साइड से देखें तो इसमें कैसी फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिसिटी? क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो अगर इसको हम इसके दूसरी जो कुंडली पास में रखी हुई है, इसके पास में दूसरी जो एक कॉइल रखी हुई है, उस कॉइल को और इस कॉइल को एक ही जगह रखेंगे, तो यहाँ पे जो वो लगी हुई है धारा मापी या एमीटर जो लगा हुआ है यहाँ पर, उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको आगे पीछे करेंगे, दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होगी, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, इन दोनों कुंडलियों के बीच में, इन दोनों कॉइल्स के बीच में। तो इसमें इसमें जो धारा मापी लगी हुई है, इसमें जो एमीटर लगा हुआ है, उसमें विक्षेप होगा, यानी इसमें क्या होगी? विद्युत धारा प्रभावित होगी। इसी को हम प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है,
तो ये केस क्या होगा इसमें, ये देखो अगर हम इसको इस तरह से, ये है इतनी दूर रखा हुआ है और इसको इधर 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 धीरे 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 पास में अगर हम इसको खिंचकाते जाते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है। क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने का मतलब है कि यहाँ पर एस बन रहा है। ठीक है, तो एस बन रहा है, तो अगर हम इसको इसके पास लाएंगे तो ये इस गति को रोकेगा, तो यहां भी एस बनेगा। ठीक है, यानी इसमें भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी ऐसे। ठीक है, इसमें भी क्लॉकवाइज करंट बोलेगी, तो ये एस बनेगा, यानी ये इसको पास में आने से इसको रोकेगा। ठीक है, और अगर हम इसको दूर ले जाते हैं, इस तरह से इसको दूर ले जाते हैं, तो यहां चूंकि एस है, तो ये इसको, इसके दूर जाने का ये विरोध करेगा, यानी ये इसको पास में खींचेगा। तो यहाँ पे उस कंडीशन में जबकि ये दूर जाती है, उस कंडीशन में यहाँ पे एन बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी अगर इसको दूर ले जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल इसका ये हो गया, और दूसरा प्रैक्टिकल, ये है कि यहाँ पे एक कॉइल ये रखी है, दूसरी कॉइल ये रखी है, और इस कॉइल की हम स्विच ऑफ और ऑन करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ऑन करते समय इसमें डिफ्लेक्शन होगा, यानी इसमें धारा प्रभावित होगी, और बंद करते समय भी इसमें धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि जो करंट है वो जीरो से मैक्सिमम जाने में कुछ समय लगती है, और जिस समय वो जीरो से मैक्सिमम तक जाती है करंट, उस समय यहाँ पे करंट में चेंज होता है, करंट की स्ट्रेंथ में चेंज होता है। और जब इसकी करंट की स्ट्रेंथ में चेंज होगा, तो ये सामने वाली जो है उस होने वाले चेंज को रोकेगी। तो अगर मान लो यहाँ पे एस बन रहा है उस समय, तो यहाँ पे भी वो एस बनाएगी। ठीक है, वो यानी उसमें उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यानी इसमें भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। जबकि हम ये इसको ऑन करते हैं, और जब हम ऑफ करेंगे तो ये करंट इसमें कम होगी, इसमें करंट। तो इसमें जो है इस समय क्या बन रहा है, इसमें इस समय साउथ पोल बन रहा है, तो ये कम होने का ये विरोध करेगा, यानी इस समय यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, यानी यहाँ पे उस समय एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगी। तो ये की का है इसमें समय वो इफेक्ट, कि जब की ऑन होती है तब करंट जीरो से वन होने तक कुछ समय लगती है, यानी उस समय विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, इसलिए उस समय इससे बनने वाले इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा, और इससे बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र में चेंज होने से इससे पास होने वाली विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं में भी परिवर्तन होगा, जो यहाँ जो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और वो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो दूसरी वाली जो कॉइल है उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, उनकी संख्या भी परिवर्तित होगी। तो उनकी संख्या परिवर्तित कब होगी, जब ऑन होगा और ऑफ होगा, तो उसी समय इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसी तरह से एक हम दूसरी ये तीसरा एक एक्सपेरिमेंट है। इस तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर इसके पास लाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनने लगेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल बनने का मतलब है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट बहने लगेगी, और जब इस नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं हम, इस नॉर्थ पोल को
सपोज करो इस नॉर्थ पोल को इतनी दूर से यहाँ से यहाँ, यहाँ से खिसकाते हुए पास लाएंगे, तो पास लाएंगे तो ये इसका विरोध करेगा, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगी। यानी यहाँ नॉर्थ पोल ही बनेगा, और जब इस नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो इसको ये खींचेगा, यानी इसमें इस साइड साउथ पोल बनेगा और इसमें क्लॉकवाइज करंट बढ़ेगी। तो दोनों ही कंडीशन में जब इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होती है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो इस धारामापी के में डिफ्लेक्शन होता है, और दोनों केस में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब नॉर्थ पोल को पास लाते हैं तो एक डायरेक्शन में होता है, और जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में होता है। तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट देखे, इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि इसी एक्सपेरिमेंट को देख के फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ फैराडे जिनको हम कहते हैं, वो हम अब आगे वाले स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक, तो ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये फंडामेंटल फिनोमेना इन फिजिक्स वेयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जहां पर कि विद्युत वाहक बल जनरेट होता है या उत्पन्न होता है। किस कारण से? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, और जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें फैराडे लॉ आता, लेंज लॉ आता, और उनकी एप्लीकेशन आते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, जैसे जनरेटर और ट्रांसफार्मर में। तो ये सब हम अब पढ़ेंगे। यही चैप्टर हमने अभी कुछ दिनों पहले 10th में पढ़ा था। उसमें हमने फैराडे के लॉ भी पढ़े थे, लेंज का नॉर्म भी पढ़ा था, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी पढ़ा था, प्रेरित विद्युत धारा वाला। ठीक है, तो ये सब हम अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो गुजरती है किसी भी क्लोज्ड एरिया से, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। कोई भी एक क्लोज्ड वो है, आकार है, उस क्लोज्ड आकार में से, जैसे एक रिंग हो गया या स्क्वायर शेप कोई आकार हो गया, उससे कोई भी ग्लेवन एरिया से कोई मैग्नेटिक फील्ड जो भी टोटल पास होती है, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी क्रॉस करती हैं उस एरिया से, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग इन दैट एरिया, दैट क्लोज्ड एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई इज इक्वल टू बी और ए दोनों ही जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। अगर उसका हम मॉड लेंगे तो बी ए कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है, और बी ए कॉस थीटा से हम इसका फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा से हम निकालेंगे। इसको समझने के लिए हम एक थोड़ा सा कंपैरेटिव एक एग्जाम्पल लेंगे। एक ये हमने एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन में से तेजी से पानी निकल रहा है। ठीक है, और ये निकलता हुआ पानी एक पाइप है, इसका मुंह है, इस पाइप के मुंह में टकराता है, और जितनी भी धाराएं इस मुंह के अंदर रहती हैं वो इसमें प्रवेश कर जाती हैं, इस पाइप में, वो यहाँ पे कलेक्ट होती हैं जी। तो अब यहाँ पे जो कलेक्ट होने वाला पानी है उसको हम समझ लो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको हम कंपेयर करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स से, फाई से। ठीक है, अब ये फाई किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये पानी की मात्रा कितनी यहाँ पे कलेक्ट होनी है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा?
ये देखो कॉमन सी चीज है, अगर आप एक जनरल बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से भी पूछेंगे कि ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा कि पानी यहाँ पे कितना इकट्ठा हो, तो वो सीधी सीधी दो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, कौन कौन से दो तीन चीजों पर डिपेंड करती है? देखो, ये अगर पानी की मात्रा ज्यादा आ रही होगी, यहाँ से इस नल में से पानी ज्यादा निकल रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा होगा। यानी पानी ज्यादा निकलने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसमें जो प्रवेश कर रही हैं, जो पानी की धारा को हम कंपेयर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या चुंबकीय बल रेखाएं जितनी ज्यादा संख्या में इसके अंदर जितनी ज्यादा उत्पन्न होंगी उतनी ज्यादा प्रवेश करेंगी। तो जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही होंगी, यानी चुंबकीय बल रेखाएं किस पर डिपेंड करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, बी पर डिपेंड करती हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती हैं, ये बी पर डिपेंड करती हैं। तो जितनी ज्यादा बी होगा, जितना ज्यादा पानी यहाँ से निकल रहा होगा, उतना ज्यादा पानी यहाँ इकट्ठा होगा। तो नंबर एक ये बी पे डिपेंड करती है। नंबर दूसरा काय पे डिपेंड करेंगी? नंबर दूसरा ये डिपेंड करेंगी ये इसका मुंह सीधा है कि टेढ़ा है। जो जो इसका मुंह है, ये पाइप का बड़ा पाइप है, इसका मुंह अगर सीधा है 90 डिग्री पे है, यानी इसका जो सतह है, जो इसका प्लेन है, ये प्लेन पे जो हम कोई नॉर्मल खींचे, वो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक जो जो पानी की धारा है, जो पानी की धारा जिस दिशा में जा रही है और इस पर खींचा गया अवलंब के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। देखो ये अवलंब है, जो खींचा हुआ है डॉट 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 से, और ये पानी की धारा की दिशा है। दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल है तो पूरा का पूरा पानी इसमें प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा पानी इसमें प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि ये मुंह सीधा उसके सामने है। ठीक है, अगर इस मुंह को हम टेढ़ा कर देते हैं, इसके मुंह को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं इस तरह से, ये अब हम टेढ़ा कर देंगे तो ये देखो, ये ऊपर वाली पानी की रेखा धाराएं ये इधर से बाहर निकल जाएंगी, ये नीचे वाली भी बाहर निकल जाएंगी, और ये एंगल जो है इस पे जो खींचा गया नॉर्मल है, अविलंब है, उसके संग में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके संग में कुछ थीटा का एंगल बनने लगेगा, जो कि अभी एंगल 0 था। ठीक है, तो ये क्या होगा, पानी इसमें जाने वाला कम हो जाएगा। और जब हम इसको बिल्कुल आड़ा कर देंगे इस तरह से यूं, तो पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये सीधा सीधा पानी जितना आ रहा था वो इससे टकरा के निकल जाएगा वापस। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कि अगर एंगल थीटा जो है 0 है, ठीक, तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और अगर थीटा की वैल्यू 90 है, जबकि ये आड़ी हो जाए, ये जो कॉइल बनी हुई है, ये रिंग शेप्ड, ये अगर आड़ी हो जाए तो ये इस पे जो अवलंब खिंचा हुआ है इसके संग में वो 90 का एंगल बनाएगा, ये इसकी जो बी की डायरेक्शन है उसके संग में, यानी वाटर करंट की डायरेक्शन जो है। तो अगर ये 90 हो जाए तो फाई की वैल्यू क्यों हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस से आती है इसकी इसका फॉर्मूला क्या है? बी ए कॉस थीटा, यानी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, जो कि मैक्सिमम होती है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, जो कि मिनिमम होती है। तो कॉस 90 जब होगा तो ये इसमें से पानी नहीं गुजर पाएगा। तो दूसरी कौन से पे डिपेंड कर रहा है? इसके बीच में बनने वाला एंगल पे डिपेंड कर रहा है, कि जो बी के संग में है, यानी वाटर करंट, जो हम बी को किससे कंपेयर किया है? वाटर करंट से। तो जो वाटर करंट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके संग में इसके ऊपर जो जो पृष्ठ है ये क्लोज्ड एरिया का, उस क्लोज्ड एरिया के जो वो है
सरफेस है उसके संग में जो क्या एंगल बना रहा तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा चीज ये ए पे डिपेंड करेगा। ए पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर ये ए छोटा हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, कम पानी गुजर पाएगा इसमें से। और अगर ए बड़ा हो जाए तो ज्यादा पानी गुजर पाएगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा? एक तो नंबर वन करा इसने बी पे डिपेंड। बी माने इसकी जो बनने वाली धारा है यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। दूसरा करा ए पे डिपेंड, ठीक। तीसरा काय पे करा? थीटा पे डिपेंड। तो ये इसलिए तीन चीजों पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितना पानी ज्यादा निकल रहा है, जितना पानी की तीव्रता है उस पर। ए जिसमें से उसे गुजरना है उसके एरिया पे। और एक थीटा जिस एंगल से वो एंटर कर रहा है उस पर, वो वाला एंगल थीटा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि फाई किस किस चीज पर डिपेंड करता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को के फॉर्मूला जो है यानी फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा को हम डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर कर ही लिया कि उसका ए है सरफेस का एरिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, जो कि चेंज नहीं हो रही। और एरिया वेक्टर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एरो से, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बी के ऊपर एरो से डिपेंड वो करते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये तो हम बता ही चुके हैं। अब ये जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा सीधा सीधा। और तीन चीजों पे डिपेंड होता है, ये भी हम बता चुके हैं। थीटा पे डिपेंड होता है, ए पे डिपेंड होता है और बी पे डिपेंड होता है। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा? माने यूनिफॉर्म नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, बी लगातार चेंज हो रही है। तो उसके लिए फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट्स क्या है? वेवर्स कहलाता है फाई की यूनिट, जिसको कि टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? टेस्ला है। और एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। और थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन बी एंड नॉर्मल टू दी सरफेस। सरफेस के नॉर्मल के संग में बी का जो एंगल है वो थीटा एंगल है, ठीक है। तो अब ये हम यूनिट कैसे निकालेंगे इसकी? ये है हमारा फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और ए की यूनिट क्या होती? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी, जिसको हम कहते हैं वेवर्स, ठीक है। और इसकी डायमेंशन जो है ml2 t टू पावर -2 एंड a टू दी पावर -1, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम बी का भी फॉर्मूला रखें तो बी का फॉर्मूला हम किसी से भी रख सकते हैं, लॉरेंज फोर्स से भी रख सकते हैं, बी क्यू बी साइन थीटा से, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता? यहां से अगर हम रखा लें बी इज इक्वल एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा होता है, वहां से निकाल लेंगे। लॉरेंज फोर्स से जो हमने 10th में पढ़ा था, वी क्यू वी साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू क्या है? एफ एम इंटू ए,
ठीक है, v की हमें निकालना है और q v, तो इसके निकालना है तो ये हो जाएगी m l t माइनस 2 और इसकी जगह हो जाएगा i t। ठीक है, v की वजह क्या हो जाएगा l t माइनस 1। ठीक है, तो यहां से l से l कट जाएगा, ये t से t कट जाएगा क्योंकि माइनस का प्लस का, तो ये हो जाएगा m ये I ये हो गया एम्पियर, तो ये m तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और हम b का निकालना है, ये b का निकालना है b। ठीक है, तो m हो गया ये, और a चला जाएगा ऊपर, तो a माइनस 1 और ये a टू दी पावर माइनस 1 और t टू दी माइनस पावर 2, तो ये b का हो गया। ठीक है, और फाई का जब निकालेंगे हम तो a का और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें। ठीक है, यानी l स्क्वायर का, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता b a, तो इसमें b का क्या आया हमारा m t टू दी पावर माइनस 2 a टू दी पावर माइनस 1, और इसमें a का और कर देंगे यानी l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m l टू दी पावर 2 t टू दी पावर माइनस 2 और a टू दी पावर माइनस 1, तो इसका ये डायमेंशन निकल आएगी। ठीक है, तो डायमेंशन किस तरह से हम निकाल लेते हैं, डायमेंशन निकाल के हम फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं, उसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले b की डायमेंशन निकाली, फिर फाई की डायमेंशन निकाल ली। ठीक, i की जगह ये रखा था हमने, ये i है ना, i को एम्पियर से शो करते हैं। तो ये हो गया यूनिट और डायमेंशन आ गई इसकी। अगला देखें के पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है जब थीटा की वैल्यू 90 हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है when थीटा 90 हो, और हाफ होता है जब थीटा 60 हो, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, जैसे कि बाकी क्वांटिटी बी और ए दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम क्या है, तो दो नियम है इसके फैराडे के, एक प्रथम नियम है फर्स्ट लॉ है और दूसरा सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ ये कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि जब भी जो फ्लक्स में चेंज होगा किसी भी क्लोज्ड सर्किट से पास होने वाले, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा। ठीक है, जब किसी भी सर्किट से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो जब तक जनरेट होता रहेगा जब तक कि उसमें पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। ठीक है, और जहां वो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स स्थिर हो गया, यानी उसमें चेंज होना बंद हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बंद हो जाएगा जनरेट होना। उस समय कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं उत्पन्न होगी, ना ही कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब तक जनरेट होगा जब तक कि उसमें चेंज हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स में। ठीक है, तो ये कहलाता है फैराडे का फर्स्ट नियम। दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम ये है कि जो जनरेट ईएमएफ है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के, ठीक है। और इसमें एक चीज और देखी है आपने, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसमें माइनस साइन आ गया है। माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब आगे लेंज लॉ समझाएगा आपको, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। जो भी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका रेट ऑफ चेंज है, यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डी फाई अपॉन डी टी, उसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है। ई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, एक कॉइल के लिए। और अगर उसमें एन टर्न कॉइल है, एन नंबर ऑफ टर्न है उसमें, तो फिर ई इज इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। ये हो गया फैराडे का दूसरा नियम। अब लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है वो उस ही चीज का विरोध करती है जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। तो एक चीज हमें समझना होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों होता है, ठीक है। फैराडे ने अपने प्रथम नियम में बता दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों पैदा होता है, क्यों जनरेट होता है। फैराडे ने अपने प्रथम नियम में ये बता दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए पैदा होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड है जो किसी भी सर्किट में, उसमें चेंज होता है, और वो जब तक चेंज होता रहेगा जब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। तो लेंज ने क्या कहा? जिस कारण से पैदा होता उसी का विरोध करता। पैदा किस लिए हुआ था? पैदा इसलिए हुआ था क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उसका उसे विरोध करना है। तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यदि बढ़ रहा होगा तो उसको बढ़ने को रोकेगा, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा होगा तो उसको घटने को रोकेगा। तो लेंज ये कहलाता है लेंज का नियम। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि जिस कारण से वो पैदा हो रहा है, जिस कारण से वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसी का वो विरोध करे। माने देखो यहाँ पे ये तो फैराडे के नियम का वो है, सिंपल सा डी फाई डी टी जो निकलता है हमारा, डी फाई अपॉन डी टी। जैसे एक पहले ये किसी कॉइल है, उसका एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम टी ये है। फिर उसके बाद डी टी छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया, उसके बाद फाई टू है, दोनों में चेंज इतना हो जाएगा डी फाई टू माइनस फाई वन। अब वो जो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डी फाई डी टी से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर इसको हम हटा दें तो डी फाई अपॉन डी टी के इधर इक्वल टू माइनस के टर्न आ जाएगा, साइन आ जाएगा। और एन की जगह अगर एक टर्न है तो एन नहीं रहेगा, और कई टर्न है तो उसमें एन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये हमने बता ही दिया कि किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे के अच्छी तरह से, कि उसका एंगल चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज करके, और एरिया चेंज करके, और कॉइल को आगे पीछे घुमा के, ठीक है। यानी कॉइल को या तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बाहर ले जाए और या अंदर लाए। चौथा तरीका और है, कॉइल को अगर हम देखो एक निश्चित क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड है तो उस, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक सी है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही हम कहीं भी कॉइल को घुमाते रहेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह एक सी है। लेकिन जब उस मैग्नेटिक फील्ड की एरिया से हम धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने के केस में क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें घटेगा, ठीक, क्योंकि वो कुछ एरिया उसका जो आपकी कॉइल है उसके कुछ एरिया में से अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, और जैसे जैसे हम बाहर जाते जा रहे हैं उसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की
संख्या कम होती जा रही है। बहुत ज्यादा क्लियर करने के लिए देखो हम बताते हैं। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमारे बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड काम कर रही है। ठीक है, क्रॉस का मतलब यही है। और इसमें हमने एक ये लगा दिया कॉयल। ठीक है, तो अगर ये कॉयल को हम इसी के अंदर कहीं भी घुमाएंगे तो इससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे 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 हम इसको इस मैग्नेटिक फील्ड की बॉर्डर से बाहर निकालेंगे तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। जब पूरी तरह ये बाहर निकल जाएगी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कि जबकि इन और आउट इसमें मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉयल, जैसे इसमें इन कर रही है, इस समय आउट कर रही है, तो उस समय जो है चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में। यही है, ये बताया गया है चौथे पॉइंट में। लेंज का नियम क्या कहलाता है? लेंज का नियम क्या कहलाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। तो जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी तो शुरुआत करते ही समय बताया था कि जब हम उसको जो है एक कॉयल थी और उस कॉयल को दूसरी कॉयल के पास में ला रहे थे, तो दूसरी कॉयल को पास में लाने के लिए अगर उस वाली कॉयल में क्लॉकवाइज करंट बह रही है तो दूसरी कॉयल में भी क्लॉकवाइज करंट बहने लगती थी, जिस वजह से उसमें इंड्यूड होता था ईएमएफ। तो वो जो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूड होगा वो कैसा, किस वजह से उत्पन्न होगा? क्योंकि वो क्लॉकवाइज करंट उसमें इंड्यूस्ड होगी। तो वो जो क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस्ड हुई है उस वजह से उसमें नॉर्थ पोल बनने लगेगा उस साइड में, और इस साइड में जो जिस 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 कॉइल को हम पास ला रहे थे उसकी वजह से पहले ही वहां पे नॉर्थ पोल था। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, दूसरे दूर 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 उसको जो है दूर करने लगेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे। तो उस समय क्या होगा? ये विरोध करेगा, यानी उस जिस कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है एक कॉइल को दूसरी कॉइल के पास लाने की वजह से। लेकिन जो इंड्यूस्ड हुआ ईएमएफ वो उसको रिपेल कर रहा है, उसको दूर खसका रहा है। तो जिस कारण से उत्पन्न हुआ है उसी का वो अपोज कर रहा है। हमने 3 एग्जाम्पल दिखाए थे, तीनों में यही हो रहा था जब चैप्टर की शुरुआत करी थी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ उत्पन्न हुआ था वो उसी कारण का विरोध कर रहा था जिस कारण से उसमें वो उत्पन्न हुआ है। तो यही लेंज का नियम कहलाता है। तो इसमें इसलिए जो फेराडे का दूसरा नियम है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो उसमें माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि मैग्नेट अप्रोचिंग कॉयल, तो मैग्नेट अगर अप्रोच कर रही है कॉयल को तो उसमें इस तरह की वो प्रोड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट कि वो उसका अपोजिट करने लगे, अप्रोच को अपोजिट करने लगे। ठीक है, इस तरह इस केस में जैसे हमने ये तीसरा वाला केस दिखाया है कि अगर हम एन को पास लाते हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट बहने लगेगी जिससे इसमें भी एन बनने लगे। ठीक है, और अवे करेंगे तो उस अगर किसी को कॉयल को दूर ले जाएंगे तो उसमें उसी पोलरिटी की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगी जो कि उसको दूर करने को रोकेगी। यानी हम इसको नॉर्थ पोल को अगर ज्यादा दूर ले जाते हैं इससे तो क्या होगा, जैसे हमने शुरू में बताया था, इसको नॉर्थ को हम इसको दूर ले जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से दूर ले जाते हैं,
इसको दूर ले जाते हैं इस तरह से, तो क्या होगा, ये यहाँ पे साउथ पोल बनने लगेगा। साउथ पोल कैसा बनता है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने की वजह से बनता है साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ पोल बनने लगेगा। ठीक, तो साउथ पोल बनने लगेगा तो इसको ये अट्रैक्ट करेगी, यानी जिस चीज से वजह से बन रही थी उसी को विरोध करेगी। ये दूर जा रही, दूर जाने की वजह से बन रही थी तो ये इसको पास खींचेगी। और फ्लक्स इंक्रीजिंग थ्रू लूप, अगर किसी लूप के थ्रू फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे अभी आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कोई कॉइल है, ठीक है, और कॉइल, ये वही बात हो गई जैसे ये वाला, जैसे हम एन को पास में ला रहे हैं तो एन पास में लाने से इससे पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज हो रहा ना, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा तो उसी को विरोध करेगा, यानी इसको पीछे को धकेगा। और अगर किसी भी फ्लक्स लूप में से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज करता है तो वो उसका अपोज करेगा, यानी ये इसको दूर हो रहा है, ये इसको हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जाने की वजह से क्या होगा, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो इसको अपोज करेगा, यानी ये अपने पास इसको खींचेगा। ये एक चीज हो गई। अब इसमें हम पिछले जो 10th का है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, नॉर्मल इंड्यूस्ड करंट की बात नहीं कर रहे हैं हम। कोई भी कॉइल है, कोई भी कॉइल में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करती है उसमें, तो वहां पे नॉर्थ पोल बनता है, जैसे कि अभी हमने दिखाया। ठीक है, अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है तो ये नॉर्थ पोल बनता है, और अगर क्लॉकवाइज फ्लो करती है तो उसमें साउथ पोल बनता है। ठीक है, अब कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट या कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है, किसी भी कॉइल के भीतर या मैग्नेट के भीतर, बार मैग्नेट के भीतर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल होती है। हमेशा याद रखना कि किसी भी मैग्नेट, बार मैग्नेट हो या कोई भी कॉइल हो, उस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ पोल होती है। और अगर हम बाहर बात करें, बाहर यानी बार मैग्नेट के बाहर, तो बार मैग्नेट के बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। जैसे अगर हम ये वाला उठा लें, यहाँ पे ये उठा लिया हमने, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अगर अंदर की बात हम करें तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ ऐसे होगी, साउथ टू नॉर्थ पोल होगी, और बाहर नॉर्थ टू साउथ पोल होगी। बाहर नॉर्थ टू साउथ पोल और अंडर साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हमें आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं भी हमें कंफ्यूजन है तो हमारी सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, निश्चित समझ लो। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब एक और हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल में इसकी जरूरत पड़ेगी जो अभी हमने समझाया है। ठीक है, ये एक कॉइल रखी हुई है, और इस कॉइल में जहां जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रखी हुई है उसकी इंटेंसिटी बी जो है इंक्रीज कर रही है, इसकी बी इंक्रीज कर रही है। और
इसके बोर्ड के भीतर दूसरी तरफ नॉर्थ होगा, तो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी, इसलिए ये इसमें कैसी जाएंगी, इस तरह से जाएंगी। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है, इस क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इनवर्ड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इनवर्ड, इनवर्ड क्यों रहेगा, क्योंकि साउथ हमारी तरफ है, नॉर्थ भीतर घुसा है बोर्ड के पीछे की साइड में, तो साउथ टू नॉर्थ जाता है। तो साउथ जब हमारी तरफ रहेगा तो हमारी तरफ से देखने पे कैसे दिखाई देना चाहिए करंट क्लॉकवाइज दिखाई देना चाहिए साउथ पोल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या होता है, डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब क्या है कि इस बोर्ड के भीतर दूसरी तरफ, ठीक है, साउथ पोल होगा और हमारी तरफ, हमारे मुंह की तरफ नॉर्थ पोल होगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ पोल जाएंगी, यानी आउटवर्ड की ताप काम करेंगी इस तरह से यहाँ। तो यहाँ पे कैसा बहना चाहिए, हमारी तरफ क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तो इसलिए यहाँ नॉर्थ पोल वाली कंडीशन आती है, ये वाली। तो ये इससे मिलता जुलता है और ये इस वाले से मिलता जुलता है। ये इससे मिलता जुलता है और ये वाला इससे मिलता जुलता है। यानी हमारी तरफ अगर साउथ पोल बन रहा होगा तो ये डॉट बनेगा, और हमारी तरफ अगर नॉर्थ पोल बन रहा होगा तो क्रॉस बनेगा। तो अब ये जब क्रॉस बन रहा है, और क्रॉस वाला जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने की वजह से प्रोड्यूस होता है। क्रॉस वाली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कब होती है, जब किसी भी क्लोज्ड कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करें, तब जो ये है, ये ये वाला बनता है मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, यानी परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड या परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इनवर्ड वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है भीतर वाली, वो जब बनती है जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज हो रही है। तो जब इंक्रीज हो रही है तो ये इस इंक्रीज होने का इसे विरोध करना है। तो विरोध कैसे करेगी, विरोध ऐसे करेगी कि एक्स तो बनता है क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में फ्लो होने से, तो इसको एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट फ्लो करानी होगी, तब वो इसका विरोध करेगी। तो इसलिए इस कंडीशन में इसमें एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है अगर बी इंक्रीज करें। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, ये देखो यहाँ पे क्रॉस कम बन रहे हैं और यहाँ पे क्रॉस ज्यादा बन रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी बी की वैल्यू बढ़ रही है। यानी बी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसमें करंट इस कॉइल में इस ऐसी फ्लो करना चाहिए जो बढ़ने का विरोध करे। तो ये कब बनता है, ये क्रॉस वाला, ये क्रॉस वाला जब बनता है जब कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे नॉर्मली। ठीक है, तो ये इसका हमें विरोध करना है, तो विरोध करके ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, यानी हमारी हमारी तरफ इस कंडीशन में वैसे जो है साउथ बनता था, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी क्रॉस वाले में हमारी तरफ साउथ बनता था। ठीक है, ये वाला ये है, इसको इसके संग में रखें, इसको इसके संग में रखें।
हमारी तरफ अगर साउथ बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर काम करती हैं, ठीक है, यानी यहाँ क्रॉस होना चाहिए। और हमारी तरफ अगर नॉर्थ बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में यानी हमारी तरफ काम करती हैं, ठीक है, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ होना चाहिए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में डॉट और क्लॉकवाइज में क्रॉस, तो ये क्लॉकवाइज से बनता है ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, और ये इंड्यूस करंट ऐसी प्रोड्यूस होगी कि इसका विरोध करे, तो ये क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी इसमें। इसी तरह से इधर को ले जाने पर भी एंटी क्लॉकवाइज इसमें फ्लो होगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो चीजें हमें याद रखना है कि एस एस को हम बना के देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि एस माने क्लॉकवाइज और एन माने एंटी क्लॉकवाइज, और एन माने नॉर्थ पोल, साउथ माने एस माने साउथ पोल। तो क्रॉस माने भीतर की तरफ, डॉट माने बाहर की तरफ। क्रॉस माने जब भीतर की तरफ, तो भीतर की तरफ मतलब क्या हो गया, हमारी तरफ साउथ होना चाहिए और भीतर की तरफ नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि बार मैग्नेट में या अंदर की तरफ कॉइल में साउथ टू नॉर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड काम करती है, ठीक। इसी तरह से अगर डॉट बन रहा है तो डॉट में हमारी तरफ साउथ पोल और भीतर की तरफ नॉर्थ पोल, ठीक। हमारी तरफ कौन सा होना चाहिए, सॉरी, हमारी तरफ नॉर्थ पोल, भीतर की तरफ साउथ पोल, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ जानी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ जानी है, यानी भीतर की तरफ साउथ पोल, हमारी तरफ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि ऊपर देव कर रहा है, तो इधर से इधर को हमारे मुंह की तरफ बोर्ड के पीछे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज में हमारी तरफ नॉर्थ बनेगा, क्लॉकवाइज में हमारी तरफ साउथ बनेगा, और क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो बोर्ड की तरफ भीतर की तरफ होंगी, और एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बोर्ड के बाहर की तरफ होंगी, ठीक है, ये डॉट वाला। तो ये क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा इसमें। अब मोशनल ईएमएफ वाला, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो डायरेक्शन जो निकालते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से पता चल जाएगा कि इसमें किस तरफ को वो लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे आगे हम जब एक वो निकालेंगे तो जैसे हमने इसमें ये पता लगा लिया कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए होता है ये फॉर्मूला, जैसे राइट हैंड थंब रूल जो होता है, अभी पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल किस लिए रहता है, जे होता है मोशन की डायरेक्शन, ठीक, जे होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जे होती करंट की डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में ये जाता है अपना अंगूठा, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसका, उसी से हम इस वाले जो मिडिल फिंगर है उससे निकाल लेते हैं काय की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन निकाल लेते। तो उससे हमारा जब हम ये यूज करेंगे जब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो उससे जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आएगी उससे क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से खुद ही का विरोध करता है, जिस वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई है उसी का विरोध कर रही है। तो ये हमारे ख्याल से अब मोशनल ईएमएफ जो होगा वो हमारा नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक रहेगा, ठीक है, कि मोशनल ईएमएफ किस तरह से प्रोड्यूस होता है। इतना आज के लिए काफी हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग पढ़ोगे तो बोर नहीं होगे, ज्यादा हजम नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूं, ठीक है। और आप लोग इसको थोड़ा सा फन 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 में पढ़िए,
और जो कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वो हमसे डिस्कस कर लीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको फिर दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू। जिस बच्चे ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने जो दोस्त हैं वो उनको आप लिंक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, उनसे भी सब्सक्राइब करवा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बहुत सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में भी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर मैं समझा पाने में सफल होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर लगता है आप लोगों की कुछ कमी है, और तरीका होना चाहिए समझाने का, या नहीं क्लियर कर पाया, तो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे गाइड जरूर करें। थैंक यू।